आज बात राजस्थान के कई जिलों में लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन पर ही करेंगे। अवैध बजरी का कारोबार जोरों पर है। माफियाओं ने खेतों से लेकर मुख्य सड़क मार्गों पर बजरी का अवैध भंडारण कर रखा है। इतना ही नहीं, खनिज विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते बजरी माफिया अपने वाहनों को गांव की तंग गलियों में बेखौफ दौड़ाते हैं। विद्यालय और घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी इन वाहनों की गति कम नहीं होती है। ग्रामीणों की ओर से जब इस बात की प्रशासन को सूचना दी जाती है तो एक दूसरे विभाग की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। राज्य में 5 सालों में 10,000 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं और बजरी माफियाओं के आतंक से पिछले 5 सालों में 24 लोगों की जान जा चुकी है। अवैध खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। अदालत ने सीबीआई को साफ साफ कह दिया है कि वे चाहें तो इन केसों में अनुसंधान के लिए सीआरपीएफ या फिर अन्य राज्यों से भी मदद ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि तमाम दावों के बावजूद सरकारी सिस्टम आखिर कितना बेबस है कि वो खनन माफिया पर, बजरी माफियाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बजरी माफियाओं के रसूख के आगे क्या सब कुछ फेल हो चुका है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप देखिए, बजरी माफियाओं को कंट्रोल करने का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होता है। इस पर चुनाव भी लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आप धरातल पर देखिए, प्रदेश में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, बजरी माफिया के मामले में और जो ये खनन माफिया होते हैं इनके आतंक के मामले में सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। कितने लोगों की जान जा चुकी है। अब कोर्ट के जज को कहना पड़ रहा है कि आप सीआरपीएफ को लाइए, आप दूसरे राज्यों से मदद लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको रोकिए। इस पर चर्चा करने के लिए प्रियदर्शी भटनागर जुड़ी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, कृष्ण कुमार जानू जी जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, देवेंद्र शास्त्री जुड़े हैं जो विषय विशेषज्ञ हैं, और संजू सैनी जुड़ी हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल कृष्ण कुमार जानू जी आपसे ही रहेगा। सर, बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पर आप देखिए कि ये जो आंकड़े हैं ये शीशा दिखा रहे हैं सरकार को। आखिर क्या कर रहा है हमारा सिस्टम? कितने पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है? 5 सालों में 10,000 से भी ज्यादा केसेस, ये तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। कितने केसेस तो दबंगों की वजह से, जो ये गुंडागर्दी करते हैं, अवैध खनन करते हैं, इनके डर की वजह से लोग कुछ बोलते भी नहीं है कई बार। तो ये हमारा सिस्टम फेल क्यों हो रहा है सर? हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कहाँ कमी आ रही है? देखो, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि 5 साल में 10,000 प्रकरण दर्ज हुए हैं और भजन लाल जी की सरकार को आए 1 साल हुआ है। इसका मतलब ये अनवरत चलने वाली परंपरा है, जिस पर विराम लगाने के लिए जो न्यायपालिका है वो भी केवल मौखिक बातें कर रही है। उसने कहीं भी नोट शीट पर नहीं डाला है, सरकार सहयोग नहीं कर रही। उन्होंने जो सुझाव दिया है वो भी कितनी नासमझी का है। न्यायालय को नासमझ बोलना गलत है, लेकिन सुझाव नासमझी का है। सीआरपीएफ अनुसंधान के काम नहीं करती। सीआरपीएफ का जो प्रोटोकॉल और गठन है वो किस काम के लिए है, ये भी शायद न्यायालय को समझ में नहीं आया। किस प्रकार का सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई बोल रही है कि सहयोग नहीं मिल रहा सरकारों से, ना पहले 5 साल मिला और ना अभी मिल रहा। सीधा सा कारण है कि ब्यूरोक्रेट्स, जज और नेता यही पर्दे के पीछे खनन माफिया, भू माफिया बने हुए हैं, और यही कारण है कि बहुत से मामलों की जांच जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हो रही है। सारे विषयों के केंद्रीकरण का आदेश का अर्थ क्या है? न्यायालय भी तो इस विषय को नोट शीट पर ले सकता है। बोला न्यायालय ने सर, क्या गलत बोला जज ने? ठीक है, आप हिम्मत दिखा रहे हैं यहाँ पर कि न्यायालय के या जज की किसी बात को आप यहाँ पर क्रॉस करने की हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ, अगर उन्होंने ये बोला कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है, न्यायपालिका के खुद के जज बोल रहे हैं हमारी न्यायपालिका सड़ चुकी है, गल चुकी है, न्याय मिलता नहीं, तारीख मिलती है, न्याय खरीदना पड़ता है। तो आप अपनी सरकार से बोलिए फिर। हकीकत तो ये न्यायपालिका को खुद को भी दुरुस्त होना चाहिए। 34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 33 पद भरे हुए हैं, कितनी न्याय मिल रही है लोगों को? आपकी पार्टी की सरकार विषय पार्टी का नहीं है, विषय सिस्टम का है। पार्टी की सरकार और सिस्टम को ठीक करने के लिए न्यायपालिका खुद कॉलेजियम का कोच बैंकर काम कर रही है। सुनिए सर,
आपकी पार्टी की सरकार है और ये तो मैं हिम्मत देती हूँ, आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि अपनी सरकार के कार्यकाल में आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सड़ चुकी है। फिर आप सरकार पर ले जा रहे हैं। लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायपालिका की कार्यपद्धति सुझाव देने की या मौखिक भाषण के लिए धरातल पर कुछ किया है क्या? नोटशीट में सर कुछ गलत नहीं बोला, सच्चाई मैं कब कह रहा हूँ गलत बोला है? मैं ये कह रहा हूँ न्यायपालिका केवल मौखिक भाषण। आपने बोला न्यायपालिका व्यवस्था सड़ चुकी है, आपके इस बयान का मैं खंडन करती हूँ सर। हम अपने चैनल पर आपकी इस लाइन को व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम इस लाइन को समर्थन सर, हमारा चैनल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर पूरी व्यवस्था को गाली दे, पूरी व्यवस्था को गलत बोले, सड़ा हुआ बोले। आपको प्रॉब्लम है, आप अपनी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोल। मेरी बात सुनिए, वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि खनन नहीं हो रहा अवैध रूप से? आप ये कह रहे हैं, सबको पता है। तो फिर आप लोग रोकने में नाकामयाब हैं। न्यायालय इतना लाचार क्यों है कि उसे कहना पड़ रहा है पुलिस और सरकार सहयोग नहीं कर रही तो सीआरपीएफ का सहयोग ले लो? इसका मतलब न्यायालय में लाचार हो चुका है। जो नोटशीट में बात करनी चाहिए वो मौखिक कर रहे हैं। यहाँ पर न्यायालय लाचार नहीं है, न्यायालय आपको शीशा दिखा रहा है। न्यायालय तो फिर तारीख दे रहा है 2 अप्रैल तक। आपको कह रहा है आप लोग नहीं कर पा रहे हो ना, आपके बस का नहीं है तो आप हेल्प ले लीजिए। न्यायालय सिर्फ आपको ये कह रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि किसकी हेल्प लेनी चाहिए? सीआरपीएफ जांच में सहयोग करेगा। सीआरपीएफ के कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ लो। आप लोग ये केंद्रीय प्रोटेक्शन बल है, ये जांच का काम थोड़ी करेगा। सीबीआई लिफाफे में कह रही है कि सरकारें सहयोग नहीं कर रही। यही देखिए, ये सिस्टम की सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, आपने भी पढ़ी होगी खबर। तो सीबीआई कहता है पिछली सुनवाई में हमारे पास संसाधन नहीं है, हम अनुसंधान करने में असमर्थ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है सर, और हमारी सीबीआई ये कह रही है हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारी सरकार उन्हें संसाधन प्रोवाइड कराने में क्यों असमर्थ है? सीबीआई ने अपनी लाचारी दिखाई है, सिस्टम में लाचारी है और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ चिल्लाने से क्या होगा सर? प्रियदर्शी जी, वापस आऊंगी, और भी जो प्रवक्ता है उनका रुख कर लेते हैं। प्रियदर्शी जी, ये जो आंकड़ा है बीते 5 साल का है, अवैध रूप से खनन होना, इन दबंगों की वजह से कितने लोगों की जान जाना, बीते 5 सालों में सिस्टम को हिलाकर रख दिया आपकी सरकार ने भी, और आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये गलत हुआ है। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लोग डरते हैं अब इन लोगों के खिलाफ बोलने में। देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज न्यायालय पे दोषारोपण कर रहे हैं जबकि अपनी सरकार की सच्चाई को छुपा रहे हैं कि इनकी सरकार असफल रही है। अब आपको मैं वास्तविकता बताऊं कि 5 साल के हैं। डिस्टर्ब नहीं किया है, आप शांति से बैठ के सुन लीजिए। आज आप देख लीजिए, ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। बोलिए प्रियदर्शी जी। अब अवैध बजरी खनन को लेकर आज आपकी डिबेट है, मैं इस पे साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप इसकी भूमिका पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बजरी को लीज को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल में रोका गया। उन्होंने इस खनन को भू माफियाओं को, इस तरीके के जो बजरी सरगना है इनको छह दी। आज आप देखिए, मैं इनका उदाहरण आपको क्या बताऊंगा। एक लाल मीणा जी जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का आरोप लगाया कि बीते में प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए की बजरी निकल रही है। मैं सीएम को कई बार शिकायत कर चुका हूं पर मेरी नहीं सुनी जा रही है, सफेद खनन को रोका जाए। दूसरी चीज, 16 तारीख को आज से मात्र 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ब्यावर में जेतारण में बोलते हैं कि अवैध डीएसपी और पुलिस प्रशासन के सामने कहते हैं कि बजरी टैक्स क्योंकि 1 लाख रुपए की रसीद बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर, मैं पहले भी बोलना चाह रही थी, थोड़ा सा नेटवर्क में बोलिए, नेटवर्क में आके बात कीजिए। आपने जो कुल मिलाकर बात कही, आपने अभी की सरकार की बात कही, बीते 1 साल का हिसाब किताब तो बीजेपी के प्रवक्ता से हम कर लेंगे सर, लेकिन यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये बनती थी कि बीते 5 सालों में आप लोगों ने किस तरीके से बजरी माफियाओं को खुली छूट आपके सिस्टम ने दी कि आज प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। देवेंद्र शास्त्री जी, प्रदेश की स्थिति
गुंडागर्दी के मामले में, इन खनन माफियाओं के खौफ के मामले में बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के कंधों पर नहीं, जबकि ये तो सेंटर में भी मामला पहुंच चुका है, सीबीआई में ये मामला है। क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा, क्या कारण है? टेक्निकलिटी में जाएं तो ये समझ आता है कि एक तरफ जो वन विभाग है, जिस मंत्रालय के जिम्मे होती है कि वो परमिशन दे पट्टे बांटने की, सरकार प्रदेश की पट्टे बांट नहीं पा रही है। जो डिमांड है बजरी की वो कैसे पूरी हो रही है? धौलपुर में कहते हैं कि पट्टा दिया नहीं गया है, जबकि बजरी माफिया के खनन माफिया के मामले में, अवैध खनन के मामले में धौलपुर नंबर 2 की पोजीशन पर है। ये सब कैसे हो रहा है, क्या बोलेंगे सर? देखो नंदिनी, जो राजस्थान का माइनिंग सेक्टर है वो एक अजीब मतलब लूट की कहानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से लेकर के आज़ादी के बाद से लेकर के ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है ये लूट की कहानी है। और आप देखिए, शुरू से देख लीजिए, इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट हमेशा ज़्यादातर, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चीफ मिनिस्टर के ही अंडर में रहता है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि माइनिंग में राजस्थान बिहार के बाद दूसरे नंबर पे है, झारखंड और बिहार के बाद। यानी कि कम से कम भी 100 से 125 ऐसे मिनरल्स हैं जो राजस्थान में निकलते हैं, और 5 या 6 मिनरल के अंदर तो मोनोपोली है राजस्थान में। तो कहने का मतलब यह है कि सैंड तो जो बजरी है ये तो एक सेक्शन है, इसके अलावा 100-125 और मिनरल्स हैं जिनकी जबरदस्त ढंग से चोरी लगातार चल रही है, और इसको रोकने की बात कर रही हैं आप। अभी जो आप जो चिंता जता रही हैं कि सीबीआई कह रही है कि भाई जो पुलिस और उनसे मदद नहीं मिल रही, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो लगे हुए हैं, जो इस कारोबार में हैं, अवैध और वैध, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो सत्ता में भी रहते हैं। चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, उसमें जो अवैध खनन माफिया है उनको सरकार का संरक्षण हासिल होता है। वरना कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कोई ट्रैक्टर चला करके किसी के ऊपर से निकाल दे। लेकिन ये हिम्मत तभी आती है जब पीछे कोई मंत्री, संतरी और विधायक खड़े हुए नजर आते हैं। तो इसका कारण यह है कि ये लूट जो है ये प्रदेश की जनता की लूट है, और चंद लोग, चंद व्यापारी और चंद पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इस माल को लूट रहे हैं। तो इस पे लगाम लगाने के लिए भजन लाल जी जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है कि अगर वो चाहें तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि माइनिंग डिपार्टमेंट और सीबीआई और तमाम जो अफसर हैं वो सेंटर से गाइडेड होते हैं, और उस पर सीबीआई कितना एक्शन ले सकती है वो आप मजबूरी देख सकती हैं। मैं समझता हूं न्यायालय ने बहुत उचित कदम उठाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करके एक बार इस मुद्दे को उछाल दिया। रुक कर लेती हूँ, आपके पास आऊंगी संजू जी, एक बार काउंटर इनसे लेना चाहूंगी। कृष्ण कुमार जी, देवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इनडायरेक्टली सत्ता के लोगों को सब पता होता है और वो जुड़े होते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है, उनके द्वारा लगाया गया है, और इसीलिए जो ट्रांसपेरेंट कार्रवाई होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाती है। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी, सत्ता का तो सबको पता ही रहता है, सत्ता में बैठे लोगों को पता रहता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो पर्दे के पीछे परिवारजनों के नाम पर ये सारे व्यापार को संचालित करती है। और इसीलिए अगर कोई आईएएस और आईपीएस भी इसमें लपेटे में आता है तो बहाल हो जाता है। ये सारे उदाहरण अतीत के भी हैं, और यही कारण है कि न्यायालय को लाचारगी की कमेंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि जो सिस्टम के लोग काम में सहभागी हैं वो सहयोग नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, और काम आगे नहीं बढ़ेगा तो सीबीआई भी क्या करेगी, और सीबीआई जब कुछ नहीं कर पाएगी तो न्यायालय में इसके अलावा क्या कहेगी। इसका मतलब है सिस्टम की जो खामी है उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होने की जरूरत है। जिनको माइनिंग अलॉट की गई थी वो कौन है? सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग के जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, 10,000 प्रकरण की हिस्ट्री शीट तैयार करके किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यह है कि डिफाइन नहीं किया गया है कि अपराध के पीछे कौन है, अपराधी कौन। क्या कर रही है सर? हम लोग इतना हेल्पलेस, जिस सरकार को आप बात कर रहे हैं
वो काम कर रही है, तभी ये सारे विषय आ रहे हैं। क्या ये काम कर लंबित रही है? प्रकरण 5 साल के हैं, पूरे आंकड़े अखबार में छापे हैं, मैं लेकर आया हूं सारी जानकारी। और इस तथ्यों के आधार पर इस साल में भजनलाल जी के आने के बाद में इस प्रकार का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया है। बजरी खनन का नहीं रुक रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है वो भी है कि जिस प्रकार का एग्रीमेंट करके ठेके दिए जाते हैं और फिर जो खेल खेला जाता है, वो आपको पत्रकारों को भी पता है, देवेंद्र जी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों की क्या मजबूरी है सबको पता है। सर मेरी बात सुनिए कृष्ण कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार के आने के बाद कार्रवाई हुई है, जबकि कोर्ट भजनलाल सरकार के कार्यकाल में ही कह रहा है कि अगर आप लोग हेल्पलेस हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग मदद लीजिए। मतलब कोर्ट भी एडवाइस कर रहा है कि आप मदद लीजिए। तो सब लोग जानते हैं कि हम नंदिनी लोग जी, कितना कोर्ट हमारा में ये सिस्टम प्रकरण helpless कब हो से चुका है, सिंघवी कब पकड़ा गया था और कब वापस बहाल हो गया? नंदिनी जी, कोर्ट एक दिन की तारीख पर नहीं कह रहा है, मुकदमा कल पेश नहीं हुआ है, कितने समय से चल रहा है उसके बारे में कमेंट्री कर रहा है कोर्ट। और वो भजनलाल जी मुख्यमंत्री है तब कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ा? भजनलाल जी के काम में, भजनलाल जी की गतिविधि पर कोई टिप्पणी थोड़ी है, सरकार ने कोई असहयोग थोड़ी किया है। सिस्टम की विसंगतियों का लाभ भूमाफिया और खनन माफिया उठा रहा है, उसे ठीक करने पर सबको काम करना होगा। साल में भी हमारा सिस्टम फिर भी कुछ हद तक सुधरता हुआ सर हमें तो नजर नहीं आया। बाकी आप दावा कर रहे हैं तो देख लेंगे आगे आने वाले 5 साल कैसे बीतते हैं। बीती सरकार की क्या कार्यशैली रही सबने देखा। अब सर जो एडवोकेट हाईकोर्ट से जुड़ी हैं संजू जी, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। संजू जी, कोर्ट की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेकर कोर्ट ने बहुत सारी बातें दो टूक कही, बहुत सारे कड़े शब्द भी कहे, सिस्टम को एडवाइस भी दी कि आप हेल्प ले लो, आपसे नहीं हो रहा तो आप मदद ले लो, दूसरे राज्यों की मदद ले लो। किस तरीके से लिया जा सकता है कोर्ट की इन टिप्पणियों को? देखिए नंदिनी जी, इस मामले में मेरा ये कहना है कि देखिए कोर्ट के सामने ये बड़ी मार्मिक स्थिति हो जाती है जब कोर्ट इस तरीके का अपना व्यू रखते हैं। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कांग्रेस की सरकार आ रही है, कभी बीजेपी की सरकार आ रही है, तो सरकार से न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है, वो सिस्टम से बात करता है। और चूंकि न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अगर कोई न्यायाधीश किसी मामले में टिप्पणी करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति तब हो जाती है जब वो मामले बिखरते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं आज अवैध भू माफिया जिस तरीके से पनप रहा है, जिस तरीके से इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, वो अपने समाज के लिए बहुत ही निंदनीय स्थिति है आज की। सोशल मीडिया पर कई बार रील्स में देखने को मिल जाता है, Yes, of course. सोशल मीडिया पर Yes, of रील्स courस। में लोग दावे कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि लोगों को कोई डर ही नहीं है। कानून क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होती है कि अवैध खनन से देखिए हम लोगों ने ये किया, ये काम किया, खनन चल रहा है, तो ये तो शर्मनाक है। जी नंदिनी जी, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि न्यायालय को ये रुख तब अपनाना पड़ता है जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब सरकारें फेल होती हैं। क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ये अपना अपना काम करती हैं, किस स्तर तक कर पाती हैं ये उनका सोचना है, सिस्टम का सोचना है। लेकिन न्यायालय के समक्ष जब मामला आता है तो न्यायालय को उस पर टिप्पणी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब तमाम जो प्रवक्ता जुड़े हैं, हमने खनन माफिया कितने एक्टिव है प्रदेश के अंदर, इस बारे में तो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा, कहां पर सिस्टम फेल्योर हुआ है? अब ये रिएक्शन में सभी से एक एक बार ले लेती हूँ। देवेंद्र जी, आप काफी देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर आगे बढ़ूंगी। देखो नंदिनी, जो आपका सवाल था मैं उसी पर आना चाह रहा था। असल में ये जो सैंड माफिया या बजरी माफिया का इशू है, ये है कि दरअसल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, निर्माण उद्योग जो है वो तो कंटिन्यू कर रहा है और डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, आपके सड़कें भी बन रही हैं और तमाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कुछ न कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम चल रहा है। अब उसके लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, वैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि अगले साल में कितना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टेट में होने वाला है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, उसके हिसाब से माइनिंग और इसका जो ठेके छोड़ना और जेन्युइनली ईमानदारी से ठेके छोड़ने का काम होना चाहिए। देखिए इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो प्लानिंग नहीं है कि आगे जो डेवलपमेंट के लिए जो बजरी की जरूरत है वो कैसे पूरी की जाएगी, और बीच में उसमें रोक। थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगी यहाँ पर। ये टेक्निकल ग्लिच ये है कि सरकार कई एरियाज में पट्टे देने में असमर्थ
हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र की तरफ से उन्हें रोका गया है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि पट्टे जारी प्रॉपर तरीके से जारी नहीं हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा है, तो बजरी की कहीं से आपूर्ति होगी, वो 2 नंबर से करेंगे, ज्यादा पैसे लेकर के करेंगे, लोभ में करेंगे, तो ये सब धंधा चलेगा। दूसरी बजरी निकाली जा रही है प्रदेश की जमीन से, एक पॉइंट और मैं कहना चाह रहा था, सिर्फ ये कि देखिए ऊपर से लेके नीचे तक जब आप क्लीन होंगे तब आप किसी को जाकर के टोक सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि अंबानी जी पकड़े गए हैं गैस के चोरी के अंदर, और वो भी माइनिंग का ही काम है, और यहाँ स्टेट के अंदर जो स्टेट की कोयला खदानें हैं उसके अंदर अडानी जी को सवाल किया जाता है। तो ये सब चोरियां जब ऊपर के लेवल पे चल रही है तो स्टेट के अंदर जो चोरी करने वाले हैं वो इसी तरह से चलेंगे, ऊपर से नीचे तक आप क्लीन करेंगे तब इस पर रुकावट आएगी। इस बात को तो सरकार को सुनिश्चित करना ही पड़ेगा इन आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में, कि जो चलता आ रहा था वो अब नहीं चल सकता। एक बहुत बड़ा डिसीजन प्रदेश की जनता का रहा कि बीजेपी को मौका दिया और केंद्र ने, आपके पार्टी के नेतृत्व ने भजनलाल शर्मा जी के रूप में एक नया चेहरा दिया है, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं। बहरहाल कृष्ण कुमार जी, ये जो समस्या यहाँ पर अभी चर्चा के विषय में रही कि पट्टे वितरित नहीं हो रहे हैं लेकिन खनन फिर भी हो रहा है, डिमांड्स फिर भी पूरी हो रही हैं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को और सेंटर को बैठकर इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि साहब हम सिस्टम बनाएं, पट्टे वितरित करें? अगर अब रेत निकाली जा रही है, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, तो उसका पैसा प्रदेश के डेवलपमेंट में यूज हो। सिस्टम नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा? नंदिनी जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारे विभिन्न विभागों के कानूनी प्रावधान है उनका अंतर्विरोध इसमें सबसे बड़ी समस्या है। पट्टे जारी करने के लिए कहीं वन विभाग का, कहीं पॉल्यूशन बोर्ड का, कहीं दूसरे कारणों का जो विषय आता है, और उसके कारण जिनको लाभ है लंबित रखने में वो इस प्रक्रिया को लैंगरोन करते हैं। सच्चाई तो ये है, इस सारे मामले में अभी तक 2580 फर्म से जुर्माना वसूला गया है, 669 एफआईआर दर्ज हुई है। 8 मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो पुलिस ने दर्ज किए और आगे प्रोसीड किए, तो उनमें शून्य जुर्माने का प्रावधान किया है। 4790 करोड़ रुपए जुर्माना खान विभाग ने वसूल किया, 2382 लाख रुपए वन विभाग ने जुर्माना वसूल किया। सरकारें काम कर रही हैं, काम करती हुई दिख रही हैं, पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। उसका कारण कानूनी प्रावधानों का अंतर्विरोध है। जांच एजेंसियों में भी अलग अलग विभाग की अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। वन विभाग का अपना कानून है, पुलिस का अपना कानून है, प्रशासन का अपना कानून है, और न्यायालय की टिप्पणी तो मौखिक होती है। नोटशीट पर जवाबदेही क्यों नहीं तय हो खान विभाग के मुखिया की? सर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर फिर बैठकर इस विषय पर बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? इस पर मंथन क्यों नहीं हो रहा है? हर विषय इंपॉर्टेंट है, हमें ईआरसीपी भी सुनाई देता है, यमुना जल सुनाई देता है, लेकिन ये जो इतना सीवियर इशू है प्रदेश के अंदर अवैध खनन का, इसके ग्लिचेस मिटाने को लेकर दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप डबल इंजन की सरकार को इंडिकेट कर सकते हैं, बशर्ते कि इस सारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के, अधिकारियों के, जुडिशियरी के लोगों के भी पर्दे के पीछे जो हित है वो एक्सपोज हो गए, तो इस कहानी का पटाक्षेप। ये भी दायित्व दोनों सरकारों का ही है, उनकी एजेंसियों का ही है, सीबीआई का ही है। जब सीबीआई अपने आप को हेल्पलेस बता रहा है इस मामले में, तो क्या बोले? ये तो हैरान करने की बात है और बहुत निराशाजनक विषय है कि जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है वो हेल्पलेस फील कर रही है कि हम क्या करें, हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। देखो ना मैडम, शर्मनाक बात है। सही बात है आपकी। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी सिस्टम के जिम्मेदार लोगों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मौखिक टिप्पणी कर रहा है, नोटशीट पे उनको नहीं दे रहा ऑर्डर। सच्चाई ये है कि सीबीआई के पास भी ये माइनिंग जैसे इश्यूज जो है, इतने मेजर इश्यूज सीबीआई हैंडल ही नहीं कर रही है, वो बहाने बना रही है। सीबीआई की का एजेंडा पॉलिटिकल है, वो अपना कर रही है, उस काम के में वो लोग लगे हुए हैं, और ये सब जो स्टेट के इश्यूज हैं इन पर सीबीआई बहुत ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है। अब कोर्ट उस पर उलझता रहे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए, माइनिंग सेक्टर जो है राजस्थान का पूरी तरह से कायाकल्प कर सकता है अगर आप ईमानदारी से माइनिंग सेक्टर को हैंडल करें। और भजन लाल जी
पहली बार में ही बहुत बड़े सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं अगर माइनिंग सेक्टर को स्ट्रीमलाइन कर लें और इसमें डिसिप्लिन ले आएं, तो राजस्थान का रेवेन्यू का समस्या भी सोल्व हो जाएगी और ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी फिलहाल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सरकार को वक्त दिया गया है, अप्रैल में जवाब देना होगा। सीबीआई को भी बोला गया है कि आपने क्या कार्रवाइयां की हैं, क्या इन प्रकरणों में आपकी तरफ से एक्शंस लिए गए हैं, कहां तक अनुसंधान पहुंचा है, उस पर आप अप्रैल तक रिपोर्ट जारी कीजिए। अब किस तरीके से प्रकरण चलेगा कोर्ट में, क्या जानकारी इस विषय पर आप देना चाहेंगे? देखिए मैडम, इसमें जिस तरीके से अनुसंधान चल रहा है और कोर्ट ने उनसे डिटेल मांगी है, तो वो तो अगली तारीख पे वो देंगे ही। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफ़ी डिसीजन दिया है अवैध खनन को लेके, और एनजीटी ने भी काफ़ी डिसीजन दिए हैं इसमें। तो अगर हाई कोर्ट भी इसमें कोई डिसीजन दे रहे हैं या अपना सोमोटो कॉग्निजेंस किसी भी मामले में ले रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो जी, तो इनमें देखिए प्रशासन को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा, और जो भी इन्होंने कार्रवाई की है वो इन्वेस्टिगेशन करके उस मामले को इन्वेस्टिगेट करके उनको देना। एक बात और को लेकर इस तरीके से सुनवाई हो रही है, तो अब जो सिस्टम द्वारा कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें और एक्टिवनेस नजर आएगी, उनमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नजर आएंगे। उम्मीद हम यही कर सकते हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, समय की थोड़ी कमी थी इसलिए पूरी बात आपकी हो नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।